नमस्कार, प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं यूके प्राइम। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते अपने गृह राज्य वापस लौटे प्रवासियों और सैनिकों के परिवार वालों के लिए ओपनल के माध्यम से नौकरी देने की घोषणा की है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी साफ किया है कि ओपनल के माध्यम से जिस भी विभाग में नियुक्तियां की जाएंगी उसमें सबसे पहले प्राथमिकता सैनिकों के परिवार वालों को दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि नौकरियों के लिए राज्य का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद जल्द ही राज्य में ओपनल के तहत विभागों की नियुक्तियां की जाएंगी। देखिए, केवल प्रवासी नहीं बल्कि कोई भी उसमें अपना नामांकन करा सकता है। और एक और एजेंसी जो रोज़गार चाहने वालों के लिए एक तरह से खोली गई है, उनके लिए अवसर उसमें दिए गए हैं। लेकिन जो प्राथमिकता होगी वो जो सैनिक परिवार हैं उन्हीं को उसमें प्राथमिकता होगी। डोईवाला में टैंकर और जीप की टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी मृतक यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। मामले की जांच में पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से टैंकर और जीप के बीच टक्कर हुई है। और टैंकर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जीप की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सभी मृतक जो हैं वो यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। कोरोना के चलते हुए आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को राहत पैकेज भी दे रही है, जिससे विभागों का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में कोविड-19 संक्रमण के चलते हुए आर्थिक नुकसान की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू हुई परिवहन सेवा को नुकसान से उबारने के लिए 15 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमायूं मंडल विकास निगम को 2-2 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को भी राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य की लगभग 50,000 आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के खाते में 1,000 रुपए की सम्मान राशि डाली जाएगी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह में से 1 दिन का वेतन भी नहीं काटा जाएगा। कोविड के दौरान हमारे जो परिवहन निगम है उसको भारी नुकसान हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमायूं मंडल विकास निगम जो हमारे तमाम पर्यटकों के स्वागत के लिए यहाँ पर काम करते हैं, हमारे जो पर्यटन के स्थल हैं उनको विकसित करने का काम करते हैं, उनको भारी नुकसान पहुँचा है। और आज इसलिए फौरी तौर पर 2 करोड़ रुपया गढ़वाल मंडल विकास निगम, 2 करोड़ रुपया कुमायूं मंडल विकास निगम और 15 करोड़ रुपया परिवहन निगम को दिया गया है, ताकि उनको एक सहायता इसमें तत्काल उनको मिल सके। और जो एक भारी नुकसान का दौर जो चल रहा है, ऐसे में कैसे उनकी भरपाई की जा सकती है। अभी परिवहन निगम को यात्रा शुरू करने के लिए वाहनों के संचालन के लिए भी अनुमति दी गई है और उसमें यात्रियों को काफ़ी इस दौरान महंगा उनको परिवहन पड़ रहा था। कोई टैक्सी में आते थे, टैक्सी में कम लोग आते थे तो भारी किराया उनको चुकाना पड़ता था। और इसलिए जो हमारा रोडवेज है, हमारा जो परिवहन है, उसको ओपन किया गया है ताकि उनका भी घाटा कुछ कम हो सके और जो आम यात्री है उसको भी कंपैरेटिवली कम खर्चे में वो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। और ये जो व्यवस्था की गई है ये कोविड पीरियड के लिए की गई। हरिद्वार के साथ ही उत्तराखंड में पहली भूमिगत गैस पाइपलाइन की शुरुआत हो गई है। इसके दूसरे चरण में मध्य हरिद्वार स्थित मॉडल कॉलोनी में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री मदन कौशिक ने खुद घर की रसोई में गैस चूल्हा जलाकर इसकी विधिवत शुरुआत की। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड का पहला और देश के चुनिंदा शहरों में हरिद्वार शामिल हो गया है, जहां भूमिगत गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई है।
वो लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये एक बड़ी योजना है जिसकी शुरुआत देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद की है। वहीं इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं काफी उत्साहित दिखाई दी। उन्होंने इसे घरेलू सिलेंडर गैस बेहतर और सस्ता भी बताया। राज्य का पहला और देश के चुनिंदा शहरों में सम्मिलित हुआ है हरिद्वार, जहां अंडरग्राउंड गैस का काम लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गया है। और ये हमारा अच्छा सौभाग्य है कि ये एक बड़ी योजना है, जिस योजना को खुद पेट्रोलियम मंत्री ने शुरुआत की थी यहीं से, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और लगातार इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और एक अच्छा शुरुआत है। पहले मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर में आए, और उनका उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। जो ये सिलेंडर्स की सब प्रॉब्लम सब ख़त्म हो जाएंगी, और जो ये पाइपलाइन से सब अपना सीधा डायरेक्ट हमारे रसोई घर में ये गैस प्रोवाइड हो गई है। और इससे बहुत अच्छा और हमें सुविधाएं इससे बहुत अच्छी, मतलब सारा सिस्टम जो गैस सिलेंडर चेंज होने का सब सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा है। जो कल से हमारी फिटिंग कर गए हैं, हमें बहुत सिस्टम से करके गए हैं हमारा ये काम। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे वार्ड की सभी जनता उनका हृदय से धन्यवाद करती है। इस चीज़ का हरिद्वार की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज जो ये कार्य शुरू हुआ, निस्संदेह माननीय मंत्री जी और भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार बधाई की पात्र है। पहले क्या होता था कि हमारी माता और बहनों को बड़ी इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। गैस सिलेंडर आ रहा है, 15 दिन लेट हो गया, 20 दिन लेट हो गया है, थोड़ा कहीं नहीं उसमें खतरा भी होता था। आज डायरेक्ट गैस आपके पूरे चूल्हे से आ रही है। दूसरा, ये गैस उस गैस की अपेक्षा जो सिलेंडर्स हम यूज़ करते थे आज 50% सस्ती हमको पड़ेगी। रुड़की में कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता और बड़े ठेकेदार संजय गुप्ता पर नगर निगम रुड़की में जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद अब संजय गुप्ता ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि नगर निगम रुड़की के मेयर हैं। उनके इस खुलासे के बाद अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ नगर का हर व्यक्ति भी सस्पेंस में है। संजय गुप्ता से साफ आरोप उन्होंने लगाया कि उन्हें मेयर के खिलाफ सूचना मांगनी महंगी पड़ रही है। वहीं मेयर गौरव गोयल का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। जो इल्जाम उन पर लगाया गया उसका कारण सिर्फ दबाव बनाकर ठेके लेने के लिए है। 16 तारीख को एक सूचना मांगी थी उनकी गाड़ी के बारे में, और उनके जो घर पे 3 सर्वेंट हैं उनके लिए। वो सूचना मुझे आज 2 महीने हो गए। मैं अपील में भी चला गया, मुझे आज तक नहीं मिली। नंबर 2, उनके द्वारा लगातार मेरा नुकसान कराया, मेरा प्रयास कराया, दबाव बनाया। मेरी सड़क तोड़वा दी परसों जेसीबी भेज के। वहाँ वो नाला सफाई को गए थे, दुनिया में जा रही है नाला सफाई करने जेसीबी, लेकिन सड़क का नुकसान हुआ ताकि इस ठेकेदार के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। तो जानबूझ के तोड़वाएगी सड़क को, लगता है मुझे। और जहाँ तक मेयर साहब की बात है, मेयर साहब बड़े ही शातिर किस्म के आदमी हैं। उनके द्वारा जो ये मुझे हमले की आशंका है कि उनके द्वारा ही किया गया, जो मेरे साथ हादसा हुआ उसकी सूचना मैंने पूरी तरह से इंस्पेक्टर कोतवाली जी को दी। उन्होंने जब ही मुकदमा दर्ज कर लिया और मेयर गौरव गोयल को विवरण में रखते हुए आगे की जांच जारी है। और जैसे ही कुछ भी पता लगता है उस पर उनके द्वारा मुझे पूरा आश्वासन दिया गया है कि पूर्णतः कार्रवाई करी जाएगी। इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई हो। नगर निगम में 160 ठेकेदार हैं। मेरी जाति रूप से ना तो किसी ठेकेदार से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और नगर निगम के अंदर गुणवत्ता से काम हो, ये मेरी प्राथमिकता है। इस तरह के ड्रामे करके और इस तरह के दबाव बनाने की राजनीति में मैं नहीं आया कभी, ना ही भविष्य में आऊँगा। निश्चित रूप से नगर निगम के जितने कार्य होंगे गुणवत्ता के साथ होंगे। कमीशनखोरी नगर निगम में बिल्कुल बंद होगी। निश्चित रूप से हर ठेकेदार ये सोच करके यहाँ पर काम करे, चाहे वो बिलो टेंडर 10% पे ले रहा है या 50% पे, अलग बात है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है काम की गुणवत्ता के अंदर। मैंने उच्च अधिकारियों से भी, जिलाधिकारी महोदय से भी, सचिव और कमिश्नर सबसे इस विषय में
वार्ता भी कर लिया। निश्चित रूप से जितने भी गुणवत्ता से संबंधी काम होंगे हम बड़ी एजेंसियों से उनकी जांच कराने जा रहे हैं। नगर निगम में कमीशनखोरी बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। हमारी बनाई हुई सड़कें अगले 10 साल तक चलनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस तरह के ड्रामे करके अगर कोई ठेकेदार हमारे पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा, हम उसमें दबाव में नहीं आएंगे। सर क्या पहले से नगर निगम में जो मेरी जानकारी अनुसार है पहले से काम नहीं कर। पतंजलि की तरफ से कोरोना की दवा बनाने का दावा किया, जिस पर बाबा रामदेव को त्रिवेंद्र सरकार और केंद्रीय आयुष मंत्रालय की तरफ से बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पतंजलि ने कोरोना की जो दवा बनाई है उसके परिणाम अक्षय रहे हैं, जिसकी निम्स जयपुर के निदेशक ने भी पुष्टि की है। बावजूद इसके सरकार के कुछ नियम कानून होते हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है, इसलिए पतंजलि को नोटिस भी जारी हुआ है। केंद्र सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद की कोरोना दवा कोरोनिल वटी और श्वासरी वटी के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव के इन दवाओं को साइंटिफिक स्टडी के दवाओं की हकीकत और ब्यौरा मांगा है। हालांकि दवा लॉन्च करने के बाद 5 घंटे में केंद्र सरकार के हंटर के बाद बैकफुट पर आए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कम्युनिकेशन गैप होने और उसे अब दूर कर लिया जाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल उत्तराखंड के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी खड़े कर दिए हैं। हरक सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार से इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का लाइसेंस लिया गया, अब कोरोना ठीक करने की दवा की जानकारी उनको नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बाबा की जगह लाला रामदेव कहते हैं बाबा पर देश की जनता से छल करने का आरोप भी लगाया है। देखिए, हमारे यहाँ जो उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था वो उन्होंने प्रत्यक्ष क्षमता को बढ़ाने को लेकर आवेदन किया था। उसी को लेकर हमने हमारी जो लाइसेंस अथॉरिटी है, टेक्निकल टीम है, उन्होंने उनको लाइसेंस दिया। अब उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल कहीं किसी और प्रदेश में किया है या लाइसेंस कहीं और से लिया हो तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में, तो वही ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो उन्होंने लाइसेंस लिया है वो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लिया है। उनके प्रपोजल में ही खुद ही ये था कि शरीर की प्रत्यक्ष क्षमता, जिससे कि वायरस है हमारे तमाम महामारियों में और तमाम बीमारियों में इसका उपयोग किया जाएगा और जिससे कि बीमारी से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर विकसित की जाएगी। तो उसको लेकर उन्होंने हमारे यहाँ से लाइसेंस लिया, उसी को लेकर हमने उनको लाइसेंस दिया है। लेकिन बाकी उन्होंने कहीं क्लिनिकल ट्रायल किया, ये दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। भारत सरकार ने हमसे पूछा था, हम भारत सरकार को भी यही प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ उन्होंने लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लिया था। अब नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि लाला रामदेव जी ने ये बात कही है कि उन्होंने जो है कोरोना की दवाई का इजाद करने का काम किया है। ये कैसी सरकारें हैं जो दिल्ली में बैठी हुई है, राज्य में बैठी हुई है, कि उनको ये जानकारी भी नहीं है कि रामदेव जी ने जो है कोरोना की दवाई का इजाद कर दिया है। और रामदेव जी ये कहते हुए टेलीविजन पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कहते हैं कि मैंने परीक्षण भी कर दिया। अरे जब किसी दवाई का इजाद होता है तो उसके लिए बाकायदा जो सरकारें हैं उन सरकारों के जो नियम कानून है उसके तहत चलना पड़ता है। बाबा रामदेव जी ने जघन्य अपराध किया है और सरकार को कानून के तहत उन पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। पतंजलि ने जो कथित तौर पर कोरोना के लिए कोरोनिल नाम की दवा बनाई है उसको लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आयुष मंत्रालय इस पर दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा चुका है और दवा की जांच करने की बात कही जा रही है। अब इसको लेकर पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण का बयान सामने आया है। बालकृष्ण ने इस पूरे मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि हमने दवा के उत्पादन में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमने दवा में इस्तेमाल किए गए पदार्थों के स्पष्ट सबूतों के आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। हमने दवा के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पदार्थों पर काम किया और क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम लोगों के सामने रखे। आपको बता दें कि कोरोनिल के लॉन्च होते ही सबसे पहले आयुष मंत्रालय हरकत में आया। उसने इस दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी और पतंजलि के दावे पर कई सारे सवाल उठा दिए।
इसके बाद उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। कोरोनिल के संदर्भ में पहली बात क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के विषय में कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए जो हमको CTRI से अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए जो प्लासिबो बेस्ड जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है उसके लिए औषधि और दूसरा जो ग्रुप होता है जिसमें औषधि ना दे करके जो प्लासिबो दिया जाता है, उसी तरह से उसका रैंडमाइजली उसको सिलेक्शन किया जाता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए हमने उस कार्य को अच्छी तरह से पूरा किया। पूरा करने पर कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। परिणाम पूरा होने के बाद में उस रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। हमने औषधियाँ दी, उसमें संभावनाएं हमें लगती थी, पर जो परिणाम आया हमने उस परिणाम को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। तो जिसको विज्ञापन कहा गया, वस्तुतः वो विज्ञापन नहीं था, अपितु हमने जो हमारा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को लोगों के सामने रखने के लिए वह कार्यक्रम का आयोजन किया था। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह महंगाई पर रोक लगाने में विफल साबित हुई है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरोना की वजह से पहले ही लोग काम ना मिलने की वजह से परेशान हैं। ऊपर से केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने की बजाय लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी है, जिससे किसानों के साथ साथ आम आदमी भी परेशान है। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। तो उसका मुख्य एजेंडा जो है वो है महंगाई। आज आप देख रहे हो हर तरीके से महंगाई का बोझ एक आम जनता पे पड़ रहा है, चाहे वो बसों का किराए की बात करें, चाहे डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि की बात करें। हर तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। आज डीजल की स्थिति ये हो गई है कि सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने एक रिकॉर्ड जरूर बनाया है कि आज जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से ज़्यादा हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आज ये काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पे हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, उनको जगाया जाए, क्योंकि जो राज्य सरकार की स्थिति वो ये है कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे, जब कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस काम को कर रहा है। देहरादून में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे के खिलाफ लालकुआं में कांग्रेस नेताओं ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर त्रिवेंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने तानाशाही करते हुए सभी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह मुकदमा वापस नहीं होता है तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज जो कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी थे, उन्होंने जनहित से जुड़े हुए मुद्दे और महंगाई को लेकर एक कार्यक्रम देहरादून में किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबाव बनाकर जो देहरादून की पुलिस थी उस पर प्रेशर बना करके उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो वरिष्ठ कांग्रेसी लोग थे उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं। इसी के विरोध में यहाँ पर आज बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में वर्चुअल रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों के लेकर के अपने उपलब्धियों गिनाना चाहती है और हम यहाँ पर जनहित के मुद्दों को लेकर कोई विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के लोगों में मुकदमे थोपती है, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हमारे देहरादून में चल रहा था, देश में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जो विभिन्न मुद्दे उनको लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर मुकदमे दर्ज किए हैं। सबसे पहली मांग की वो मुकदमे वापस लो। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात उठाने का अधिकार है, तो क्या ये
सरकार हिटलरशाही की है जो विपक्ष को बात नहीं उठाने देती है, इसलिए मुकदमे वापस लो। दूसरा यहाँ पर भी वही मुद्दा है जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जो आज देश में महंगाई का हाहाकार हो रहा है। आप व्यापारी वर्ग परेशान है, आप सर वर्ग परेशान है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम का असर सारी चीज़ों पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इसको लेकर के भी यहाँ आज बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये मुद्दा दहन किया गया सरकार का, और ये मांग की गई है कि डीजल पेट्रोल के दाम तुरंत वापस लें, और जो झूठे मुकदमे हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं अन्य लोगों पर लगाएंगे उनको वापस। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मसूरी में कांग्रेस ने शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र और त्रिवेंद्र सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से रोडवेज बसों के बढ़े हुए किराए को तत्काल वापस लेने की भी मांग की है। अगर जल्द से सरकार बढ़े हुए दाम को वापस नहीं लेती है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका विरोध राजनीतिक दलों के साथ ही आमजन भी कर रहे हैं। हरिद्वार में बढ़े कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और जल्द ही बढ़े दाम वापस लेने की मांग की। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार देखा कि देश में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। पब्लिक कुछ बोल नहीं रही है, सरकार की गलतियां हैं, दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। जो भी मन में आ रहा है सेंटर अपने मन का कर रहे हैं, घटने से तो रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं। लॉकडाउन हुआ उसके बाद सर मजबूरी है, क्या करे आदमी को तेल तो गिरवाना है, रोटी तो खानी है। अब जैसे जो सिलेंडर बढ़ेगा रोटी आदमी फिर भी खाएगा, पैसा बढ़ेगा तेल फिर भी गिरवाएगा, लेकिन जो है प्रशासन और शासन दोनों ही इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर ये देखिए पेट्रोल जो डीजल पहले जो आज की डेट में 12 पैसे ऊपर है पेट्रोल के, जो पहले की डेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पेट्रोल हमेशा ज़्यादा रहा है और डीजल हमेशा कम रहा है। तो हमें इसमें ये जरूर और कोरोना काल के अंदर रहते हुए ये चीज़ जरूर हमें देखनी चाहिए कि ऐसा ना हुआ होता, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स जा रहा है, जो सरकार के पास जो टैक्स जा रहा है वो हमारे अपनी जेब में नहीं आ रहा है, और जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो हमारी जेब से ही जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी मर रहा है, ना छोटा आदमी मर रहा है ना बड़ा आदमी मर रहा है सर, और जो टैक्स हम दे रहे हैं वो हमारे ऊपर ही गाज बन के गिर रहा है। दिनेशपुर थाना इलाके में नोएडा से आए भाई बहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों पिछले दिन गांव से आए थे। दोनों को अन्य लोगों के साथ गांव में ही बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। रेड जोन से आने के चलते बाद में दोनों को होम क्वारंटीन करने के बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। हरकत में आए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर दोनों को रिलीफ सेंटर भेज दिया। साथ ही परिवार के अन्य सभी सदस्यों को पंतनगर के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। जो यहाँ पे जो 2 सदस्य पॉजिटिव पाए गए, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, इनका ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और नोएडा की थी। इन दोनों को हमारी टीम द्वारा RT-PCR टेस्टिंग करी गई थी। इसकी रिपोर्ट आज मॉर्निंग में मिली है और इनको फिर यहाँ से हम लोगों ने जिंजर होटल में वहाँ पे संस्थागत क्वारंटीन के लिए भेज दिया, आइसोलेशन के लिए भेज दिया। अभी इन लोगों को पहले से ही हमारी सूची में थे। इनको पहले विलेज क्वारंटीन किया गया था और उसके बाद वहीं से इनके टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। RT-PCR जो स्पेसिफिक टेस्टिंग है उसका आज जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो इनको आइसोलेशन के लिए रुद्रपुर भेज दिया गया। बाकी इनके जो घर के जो बाकी जो सदस्य थे उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए पंतनगर के लिए भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आपका शुभ नाम क्या, किस पोस्ट में? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत चौहान, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्य। एक लड़का है और उनका रिश्तेदार है दिल्ली में, तो लड़का भी वहीं दिल्ली में रहता था और लगभग 20-25 दिन हो गए लगभग यहाँ आए हुए। उन्होंने कहा 14 दिन का क्वारंटीन किया गया था, लेकिन जो है 12 दिन में इन लोगों को बाहर भी निकाल दिया गया और वहाँ से ऊपर से पता नहीं कोई डॉक्टर ने लोगों ने कहा है कि जो है 12 दिन में जो है आप लोग अपने अपने घर जाओ और यहाँ क्वारंटीन सेंटर खाली करो, स्कूल खुलने वाला है करके। तो वो लोग घर आ गए और उसके बाद कब इनको ब्लड टेस्ट हुआ वगैरह पता नहीं। आज पता लगा कि इनका जो है पॉजिटिव निकला है। रुड़की के मंगलौर में 2 और लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया हुआ। कुछ दिनों पहले मुंबई से लौटे एक परिवार के सैंपल लिए गए थे। परिवार के 2 सदस्यों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। कोरोना पॉजिटिव में एक लड़का और एक महिला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है। मंगलौर में जो है एक परिवार जो है 14 तारीख को मुंबई से आया था, जिसमें 7 लोग थे और इनका नारसन बॉर्डर पे हम लोग ने सैंपल लिया था और आज इनकी रिपोर्ट आई है। तो 7 में से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए, कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
और हमारी बॉर्डर पे सैंपलिंग काफ़ी समय से चल रही है और आदरणीय सीएमओ महोदया का निर्देश था हम लोग को कि हम लोग जो भी रेड जोन से आ रहे हैं उनका अनिवार्य रूप से सैंपल लें और उनकी जांच करें जिससे हम पॉजिटिव केसेस को ट्रेस कर सकें। तो अब ये जो 2 इनके सदस्य संक्रमित पाए गए हैं इनको हम लोग कोरोना केयर सेंटर है मौर्य होटल रुड़की में, वहाँ पे इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं इलाज के लिए। तो वहाँ पे इनका उपचार किया जाएगा और अब इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट को ढूंढ के उनकी हम सैंपलिंग कराएंगे कि ऐसा ना हो कि उनमें भी कोई संक्रमित हो गया हो अब तक। तो वो हम लोग करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि उनको भी अगर ट्रीटमेंट जरूरत होगी तो उनके लिए वो किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।